हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं द फिजिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी, देन ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ऑल थिंग्स। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस कर लिया था आपका एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस का। तो आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं जैसे कि आपका डी एंड एफ ब्लॉक है आपका क्लास ट्वेल्थ की हम यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ऑलरेडी आपकी 5 यूनिट पहले से कंप्लीट है, लाइक वी कवर द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स, haloalkane, haloarine, aldehyd, phenols. That means 5 chapters already completed on journals. So you can check the channel playlist. Okay, students. So now we discuss the physical property. First, we discuss about the ionization energy. First, what we discuss? Ionization energy. लाइक दैट स्टूडेंट्स, लास्ट 2 वीडियोस थी उसमें हमने डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियई, आयनिक रेडियई ट्रेंड कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हाट हैपन, डाउन द ग्रुप क्या हैपन, ऑल ट्रेंड वी डिस्कस, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ऑल थिंग्स। आज की वीडियोस का हमारा टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेंड वी नो, आपको पता होना चाहिए कि आपका आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। तो आयनाइजेशन एनर्जी मींस क्या होता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। कहाँ से? दैट मींस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। दैट मींस आपका कोई मेटल है किस स्टेट में होना चाहिए? गैसियस। वहां से जब आप इलेक्ट्रॉन्स निकालते हो तो लाइक स्टूडेंट्स, आइसोलेटेड गैसियस एटम का मीन समझ गए होंगे आपके गैसियस स्टेट में से लाइक मेटल्स थी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपको पता है प्लस का क्या मतलब होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हो आप, ठीक है। तो मेटल गैसियस से m प्लस एक इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ से m प्लस गैसियस से आप एक इलेक्ट्रॉन्स निकाला, दैट मीन्स ये m2 प्लस गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो गया, इसको बोलते हैं हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का व्हाट मीनिंग कि मेटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो आपने ऑलरेडी निकाल लिए, अब आपने नेक्स्ट निकाल रहे हो यहाँ से, तो इसको बोलेंगे मेटल थर्ड प्लस में गैसियस प्लस में इलेक्ट्रॉन्स, इसको क्या बोलेंगे हम? थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो सिंपल फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड का मतलब फ्री गैसियस स्टेट में होना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाते हैं। बॉन्डिंग अगर आपके वो बॉन्डिंग में है किसी के साथ में तब डिफिकल्ट होता है। तो गैसियस से इसको बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब क्या होगा आपका, मान लो आपको ऐसे पूछने कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बताओ क्या होगी किसी मेटल की, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन है, आयरन की सेकंड बताओ, थर्ड बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ये पता चल गया। अब हम ये डिस्कस करेंगे बिफोर ट्रेंड को डिस्कस करने से पहले कि जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। अगर आपने वो समझ लिया तो आप सारा ट्रेंड इजिली एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले हम देखेंगे कि आपकी फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर हमारी, हम देखते हैं फैक्टर। तो स्टूडेंट्स पहला फैक्टर होता है आपका, हम लिखिए आप, आयनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली होती है आपकी एटॉमिक साइज के, एटॉमिक साइज के। सेकंड लिखिए, एक बार हम लिखते हैं फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे मीनिंग क्या है। आयनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली होती है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की, ठीक है। थर्ड होती है स्टूडेंट्स आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली होती है डीएन कॉन्फ़िगरेशंस पे। दैट मीन्स अगर आपका D5 है, फुल्ली फिल्ड है या डिटेक्टेड है, तो इनके लिए आपकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या लिखा कि एटॉमिक साइज की आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्स है, उल्टी है। दैट मीन्स अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो एटम की साइज एक तो इतनी है सपोज, और एक की इतनी ज्यादा है, तो कम वाले में क्या है, वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन अच्छा है तो इतना आप इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाओगे, लेकिन साइज जब बड़ी हो जाती है तो हम आसानी से इलेक्ट्रॉन आप निकाल पाते हो। तो इसीलिए हमने लिखा अगर साइज ज्यादा है, ये चीज ज्यादा है तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर ये कम है, एटॉमिक साइज शॉर्ट है, तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली आपके 1 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, हमने आपको बताया था जैसे ये आपका ऐसे न्यूक्लियस होता है, अलग अलग सबसेल्स में यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स है ना वो रिवॉल्व करते रहते हैं। अब आपका क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? रिपल्सन। तो आपको पता है कि रिपल्सन की साइज क्या हो जाती है? इंक्रीज। तो अगर आपका रिपल्सन हो रहा है दैट मीन्स रिपल्सन की वैल्यू ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है रिपल्सन की साइज क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो साइज अगर ज्यादा हो गई तो आयनाइजेशन एनर्जी आपको क्या लगानी पड़ेगी? कम। थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया डायरेक्टली आपके ये जो डीएन कॉन्फ़िगरेशन होती है ना उसके ऊपर।
हम देखते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हाफ फील्ड होते हैं और फुली फील्ड वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो कोई भी स्टेबल है वो अपनी अनस्टेबिलिटी में नहीं आना चाहेगा ना, स्टेबल से आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हो। तो D5 और D10 के लिए ज्यादा हो जाएगी आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, ठीक है, कंपेयर टू मान लो किसी में D3 है, D4 है, D9 है, लाइक दैट। तो 3 फैक्टर हैं, इनकी हेल्प से आप कोई भी फैक्टर आपको बताना हो आयोनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्लेन कर सकते हो। एटॉमिक साइज का इनवर्स, रिपल्सन का भी इनवर्स बोल सकते हो, और डीएल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आपकी जो 3D सीरीज है, लास्ट वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया था, 3D सीरीज में कौन से कहाँ होता है आपका, स्कैनेडियम से लेकर जिंक तक। तो अब ट्रेंड देखना आपको 3D में क्या रहेगा, 4D में क्या रहेगा, 5D में। तो देखिए पहले हम लिखते हैं 3D सीरीज, कौन कौन एलिमेंट था, स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। स्कैनेडियम स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स 21 एंड जिंक होता है आपका 30। तो लाइक 21 से 30 तक होता है आपका। 3D सीरीज लिखी है अभी तक हमने, 3D का मेनली एम्फसाइज करके आपसे पूछता है। तो अभी हमें क्या देखना है, ये ट्रेंड एक ही ट्रेंड को फॉलो कर जाएगा कि सारा, जैसे आपने एस और पी ब्लॉक्स में पढ़ते थे तो क्या होता था कि लेफ्ट से राइट आप जाते थे तो साइज डिक्रीज हो जाता, साइज डिक्रीज तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपको ज्यादा लगानी पड़ती थी पूरे में, और नीचे की तरफ आप आते तो साइज बढ़ जाती थी डाउन द ग्रुप। साइज अगर इंक्रीज होगी तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी लेस लगानी पड़ती थी, बट यहाँ पे एक एग्जैक्ट उसी रूल को ऊपर नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि यहाँ तक आपकी साइज क्या रहती है, साइज क्या होती थी, डिक्रीज। जैसे हमने एटॉमिक साइज का डिस्कस किया था ना, तो एटॉमिक साइज का उल्टा है। अब देखो, अब लेफ्ट से आप राइट जा रहे हो, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, दैट मींस न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इंक्रीज, तो अट्रैक्शन होगा तो साइज क्या हो रही है, डिक्रीज। तो साइज डिक्रीज है तो दैट मींस साइज अगर छोटी है एक तो एक ज्यादा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपको क्या लगानी पड़ेगी, हायर। तो हम देखेंगे स्कैनेडियम से मैंगनीज तक अगर यहाँ तक जा रहे हो ना, तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फर्स्ट क्या लिखोगे आप, इंक्रीजेस। जैसे बुक्स में अगर आप डाटा देखोगे ना तो इसकी वैल्यू आपको 1-2 पॉइंट ज्यादा दे रखी है, इसकी कम, लेकिन एक्चुअल में हम एक्सपेरिमेंटली जो भी फैक्ट है उनके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, स्कैनेडियम से ज्यादा टाइटेनियम की, उससे ज्यादा वेनेडियम, इनकी हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा क्या हो जाता था आपका कांस्टेंट एटॉमिक साइज, यहाँ तक लास्ट में क्या होता था आपका, कॉपर से जिंक में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीज होता था, तो दैट मींस लास्ट में आपकी साइज क्या हो जाती थी, बढ़नी चाहिए थी। तो हमारे अकॉर्डिंग तो हम क्या सोच रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि साइज अगर बढ़ रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। बट स्टूडेंट्स अब जिंक के लिए आपकी ज्यादा लगानी पड़ती है कंपेयर टू कॉपर। वाई, क्योंकि आप देखोगे कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d10 4s1, जिंक की क्या होती है आपकी 3d10 4s2। तो एक तो आपको इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन में से निकालना है, 2 में से, तो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी जिंक की लास्ट में भी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक साइज तो आप क्या करते, कम करते, बट एक्चुअल में कम नहीं होती, हमें क्या लगानी पड़ती है, ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। क्योंकि जिंक में आपको होता है कि डी में तो 10 दोनों में सेम थे, बट एस में भी आपके फुली है, 2 ही होते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ जिंक के लिए आपको आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी कंपेयर टू किसके, कॉपर के। तो ऐसे आप इस ऑर्डर को एक्सप्लेन कर सकते हो जो भी फैक्ट हमने आपको बताया है। ये तो है स्टूडेंट्स आपका 3D। तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी एक तो देखना होता है साइज के अकॉर्डिंग, और अगर कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है तो उसको आपको चेक करना होता है कि कौन से के लिए हाई जाएगा, कौन से के लिए कम। अब स्टूडेंट्स इसमें आपका क्या देखते हो आप, एक क्रोमियम और एक मैग्नीज है, तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आपकी 3d5 4s1, मैग्नीज की क्या होती है 3d5 4s2। तो कौन सी के लिए ज्यादा हो जाएगा, मैग्नीज के लिए, ठीक है। अब देखिए ये तो था स्टूडेंट्स, हमने देखा कि लेफ्ट से राइट में क्या हो रहा है। जब आप 3D थे, 3D से 4D में गए, तब आप 5D में गए, तो आपसे पूछ लिया बताओ कि 4D और 3D में आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी कम होगी, किसकी ज्यादा। तो हमें पता है कि जब आप 3D से 4D जाते हैं ना तो नई सेल ऐड होती है, तो साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज। साइज इंक्रीज तो आयोनाइजेशन एनर्जी लेस, तो आपको नीचे की तरफ आप जाओगे तो साइज बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, तो 4D की कम हो जाएगी। लेकिन अब देखिए स्टूडेंट्स 4D और 5D में हम देखें तो यहाँ पे भी तो नई सेल ऐड हो रही है, यहाँ पे भी तो साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपको कम लगानी चाहिए थी, बट एक्चुअल में हम क्या देखते हैं कि 5D वाले की ज्यादा होती है कंपेयर टू 4D और 3D वाले से। अब इसका फैक्ट देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब हमने आपका एटॉमिक साइज का डिस्कस किया था, उसमें था वाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप 5D में एलिमेंट देखते हो यहाँ का कौन आ जाता है, लेंथेनम। अब कौन सा एंटर कर जाता है, एफ वाला। अब सबसे हमने आपको एक टर्म बताई थी कि एफ का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। शील्डिंग इफेक्ट किसका ऑर्डर होता है,
सबसे ज्यादा S, देन P, देन D, देन क्या होता है आपका F। ऐसे ऑर्डर होता है ना, SPDF। ये ऑर्डर बताया था हमने आपको शील्डिंग इफेक्ट का। तो इसका क्या मतलब होता है कि मान लो ये तुम्हारा न्यूक्लियस था, ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन अगर पुअर है तो अट्रैक्ट कर लेगा, तो साइज क्या हो जाएगी छोटी, साइज स्मॉल हो गई, साइज डिक्रीज होगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी ज्यादा हाई हो जाएगी। तो इसीलिए एफ का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, तो साइज छोटी हो जाती है, कम हो जाती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है बढ़ जाती है। तो इसीलिए आपको 5D में ज्यादा लगानी पड़ती है कंपेयर टू इनके। तो आपसे क्वेश्चन आएंगे तो या तो आपको डायरेक्ट ऐसे पूछ सकते हैं, या आपको एलिमेंट ऐसे दे के पूछ लिया कि बताओ क्रोमियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम की ज्यादा होगी या मैंगनीज की। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया बताओ क्रोमियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और मैंगनीज की कंपेयर करो किसकी ज्यादा होगी। तो आप सिंपल सा क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। लाइक क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आपकी D5 4s1, मैंगनीज की क्या होती है D5 4s2। तो अगर आपसे पहली आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें दैट मींस इलेक्ट्रॉन आपको में से या तो 2 में से इलेक्ट्रॉन निकालना है या 1 में से, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो मैंगनीज की ज्यादा हो जाएगी कंपेयर टू क्रोमियम की। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, सेकंड का क्या मतलब है, यहाँ से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो यहाँ पे तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ पे इसमें से इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो आप किस में से निकालना, आपको 5 में से। आपको पता कि D5 क्या होता है, हाफ फील्ड है, कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, तो आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए क्रोमियम और मैंगनीज की अगर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी पूछे तो आप बता दो कि क्रोमियम की ज्यादा है और क्यों होगी। तो आपसे आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, अलग एलिमेंट्स का देखें, कॉपर जिंक का पूछ लिया बीच में, तो कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे नहीं, जनरल ट्रेंड बताओगे, एटॉमिक साइज के इनवर्सली होती है आपकी। तो आप स्टार्टिंग लेफ्ट से राइट जब जा रहे थे तो यहाँ तक तो आपकी क्या हो जाती है, साइज डिक्रीज तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। लास्ट में होनी तो चाहिए थी साइज के अकॉर्डिंग क्या आपकी ज्यादा, बट आयोनाइजेशन एनर्जी हमें क्या लगानी, कम होनी चाहिए थी लेकिन ज्यादा लगानी पड़ती है, क्योंकि जिंक आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, एस में भी 2 है और उसमें, तो इसकी वजह से। तो ये तो था 3D का। देन आपसे पूछ ले 3D 4D में, तो आप बताओगे नीचे की तरफ साइज बढ़ रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम। 4D और 5D में आपसे पूछता है तो आप क्या बताओगे, 5D में आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी। वाई, क्योंकि F में पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, तो साइज डिक्रीज हो जाती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। देखो कई स्टूडेंट्स को थोड़ी सी डिफिकल्टी लग सकती है, तो अगर आपको प्रॉब्लम लगे ना तो वीडियो को 1 या 2 बार फिर से देख लीजिए। स्पीड अगर कम ज्यादा लगती है तो आप प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन होता है यूट्यूब में, तो आप जो भी आपको सूटेबल है, जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हो वही। अगर जिनको पहले से आता है, रिवीजन के लिए कर रहे हैं, तो वो 2x पे कर सकते हो, ताकि आपका वीडियो 20 मिनट की तो 10 मिनट में हो जाएगी। और जिनको लगता है कि स्पीड फास्ट हो रही है तो आप वो 0.5 पे करके देख सकते हो, ठीक है, नॉर्मल से बिलो भी। तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप कम में देखना चाहते हो स्लो में। सेकंड थिंग स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कस किया आयोनाइजेशन एनर्जी का। अब देखिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट फैक्टर, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, आपसे पूछेंगे बताइए कि 3D है जैसे 4D है, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है, इंडिविजुअल एटम का चार्ज। तो हम देखेंगे 3D में जो आपकी मेटल्स हैं, अलग अलग एलिमेंट है, वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट कर सकते हैं, मैक्सिमम कौन कर सकता है, मिनिमम किसका होता है, वो सारा आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो आप क्या करते हो, स्कैनेडियम हमेशा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसको छोड़कर ये आपको पता है क्यों शो करता है ऐसे, स्कैनेडियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है D1 4s2। यहाँ पे क्या होता है आर्गन, आपको पता है ये नोबल गैस है, आर्गन भी तो 18, ये वाली स्टेबल होते हैं। तो जब ये +3 में लूज कर देता है 3 इलेक्ट्रॉन को, तो कौन सी स्टेबल को अचीव कर लेता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को, और वो क्या होती है स्टूडेंट्स आपकी स्टेबल होती है। तो इसीलिए और सारी सभी में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, +2 सभी शो करेंगे, ये आपका सेम सभी शो करेंगे। जिंक आपका +2 और +1 दो ही शो करता है आपका, जिंक ओनली +2 करता है, कॉपर आपकी 2 करता है, +1 भी और +2 भी। अब देखो यहाँ तक तो आप सिंपल सा फैक्ट ऐसे ध्यान रख लो कि आपके पास देखो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, एक मैक्सिमम। मिनिमम तो जब आएगी जब ओनली S वाले ही पार्टिसिपेट, S से ही आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। मैक्सिमम का क्या मतलब है, जब D वाले भी पार्टिसिपेट कर रहे हो और S वाले भी, तो टोटल जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनको काउंट करोगे उतनी मैक्सिमम। तो आपके इसमें 3D में सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है मैंगनीज, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर अगर आप देखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है D5 3D5 4s2। S की वजह से तो इसके आगे +2,
उसके बाद आपने मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला तो +3 +5 +6 ऐसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 5 + 2 7। तो मैंगनीज 7 तक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते बताइए कि आपके जो ट्रांजिशन है 3D में सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, तो आप किसको बताओगे मैंगनीज का। ये कर लिया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद देखिए क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन थे आपके 6 थे, तो ये आपका हाईएस्ट कहाँ तक 6 तक। वेनेडियम में कितने थे आपके स्कैनेडियम, तो हो गया +3। टाइटेनियम में क्या होता है, तो ये दिखा सकता है आपका 4 तक, ये दिखा सकता है आपका 5 तक, ऐसे चलोगे। मैंगनीज तक तो आप याद करोगे जितने भी टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन है डी वाले भी काउंट कर लो एस वाले वहां तक हो जाएगा। उसके बाद जब आप आयरन कोबाल्ट निकल इनका पता चल गया आपको, जिंक का +2 है, कॉपर का +1 +2 है आपका। अब ये निकल की हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो +2 तो दोनों में मिलेगा, आयरन भी आपका +2 दिखाता है, आयरन आपके पास +4 भी शो कर देता है, मतलब +3। और अगर इसकी बात करें तो +3 और +2 इनकी वैल्यू थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। पहला क्वेश्चन आता है कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, सबकी बताओगे आप +2 होती है, जो सब भी हमने डिस्कस कर दिया। देन आप बताओगे सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा, तो आप बता दोगे कि मैंगनीज शो कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन। सेकंड इसके बारे में थ्योरेटिकल कुछ लिखना आएगा तो बताओगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों शो करते हैं, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होती हैं, डी के अंदर फ्री ऑर्बिटल्स आपने देखा था ना कि एनपीडी इसमें डी में मैक्सिमम 10 होते हैं आपके पास। एस और वाले क्यों नहीं दिखाते, एस में तो इलेक्ट्रॉन ये कितने थे 1 और 2 दो ही हो सकते हैं, तो इसीलिए एस वाले क्या नहीं शो करते, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। ये तो था पहला फैक्ट, लेकिन ये शो करते हैं, तो आप ऐसे थ्योरेटिकल कुछ लिखोगे। उसके बाद आपसे पूछ लिया स्टूडेंट्स की बताइए कि ये तो थी आपकी 3D सीरीज, 3D के बाद जब आप 4D में जाते हो, 4D में जा रहे हो, 5D में जा रहे हो, तो ये वाले भी है ना हैवियर एटम, नीचे की तरफ हैवियर एटम हो रहे हैं, वो भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल रहते हैं मैक्सिमम। ये कॉन्ट्रास्ट उल्टा है पी ब्लॉक है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है, पता है क्यों, क्योंकि जब आप पी ब्लॉक में पढ़ते थे कोई भी ग्रुप उठा लीजिए, जैसे 13 ग्रुप हो चाहे 14 ग्रुप हो, जैसे आपने 13 ग्रुप उठा लिया बोरोन वाला, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, तो इनमें आपसे ये भी क्वेश्चन, जैसे बोरोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, 2 s के और 3 p के। तो हम क्या देखते थे पी ब्लॉक वाले में कि जब आप नीचे की तरफ आप जाते हो तो एस वाले बॉन्ड में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं, इसी को नाम हम देते थे इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट को क्या डिफाइन कर देते हैं, द रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप। नीचे की तरफ आप जाते थे ना तो एस वाले बॉन्ड में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं, तो ओनली 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए आपसे पूछता था कि थैलियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा कम स्टेबल है +5 की बजाय। तो आप ऐसे क्वेश्चन पूछते, जैसे कार्बन वाला होता था, कार्बन वाले में आपसे पूछते थे कि कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, लेड की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू +4। तो क्या रीजन होता था, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि इसमें उल्टा हो रहा है, जब आप नीचे की तरफ आ रहे हो ना तो लेस ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ज्यादा स्टेबल हो रहे हैं, बट इनका उल्टा है डी में जब आप नीचे की तरफ आओगे तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तो आपसे पूछे तो आप बता भी सकते हो ये। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टूडेंट्स आपको इतना ही करना था, और एक दो पॉइंट्स ये हैं आपके कि जब जैसे स्कैनेडियम टिटेनियम वेनेडियम को देख रहे हो तो इनके साथ में जो लिगेंड्स लगे हुए, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, जो साइड में कौन अटैच है, जब आप निकालते हो ना इंडिविजुअल एटम का चार्ज किसी भी कंपाउंड्स में, तो हम क्या देखते हैं, जैसे 3D में क्या देखा गया, जैसे ऑक्सीजन लग जाए, आपके पास हेलोजन लग जाए, फ्लोरीन्स वगैरह, तो इनमें ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल्स होते हैं। जैसे आप देखते हो वेनेडियम ऑक्साइड VO2 हमने कर लिया, तो VO2 में वेनेडियम +4 हो गया सपोज, अगर फ्लोराइड्स वगैरह है, क्योंकि इनका क्या होता है, एक तो स्मॉल साइज होती है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो आप ये फैक्ट्स थोड़ा सा पढ़ के देख लेना, और इजी है, और जो हमने फैक्ट बताया ना वही आपको करना है। तो आज के वीडियोस का टॉपिक हमने आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट किया, लास्ट जो वीडियोस थी डेंसिटी, एटॉमिक आयनिक रेडियस किया, देन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और कर लेंगे हम, वो भी सिंपल सा ही फैक्ट है। फिर आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। और कोई क्वेरी रहते हैं तो स्टूडेंट्स आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम ट्राई करेंगे कि आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व करने का। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग, स्टे हैप्पी एंड हेल्थी।